नमस्कार। आज हम भारत के आर्थिक परिदृश्य से जुड़ी एक बेहद अहम और ताज़ा खबर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। साल 2025 की शुरुआत देखा जाए तो निवेश के लिहाज से थोड़ी ठंडी सी रही थी और कुछ वैश्विक दबावों की बातें भी चल रही थी। ऐसे माहौल में एक बड़े घटनाक्रम ने सबका ध्यान खींचा है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका शीर्षक ही काफ़ी कुछ कहता है। जापान का भारत में विशाल निवेश, अमृत या संजीवनी। तो आज हम इसी विषय को थोड़ा खोल कर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये निवेश कितना बड़ा है, इसके असल मायने क्या हैं, और जैसा कि स्रोत में जिक्र है, मौजूदा वैश्विक आर्थिक और क्या कहते हैं भू राजनीतिक परिस्थितियों में इसका क्या महत्व है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए पहले जरा माहौल को समझते हैं। जैसा कि हमारे स्रोत दस्तावेज में इशारा है, 2025 की पहली छमाही भारत के लिए विदेशी निवेश के लिहाज से थोड़ी सुस्त गुजर रही थी। पिछले साल जैसी कोई धमाकेदार घोषणा नहीं हुई थी। याद होगा, स्विट्जरलैंड ने अकेले ही $100 अरब के निवेश का ऐलान किया था, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। इस साल वैसा कुछ बड़ा नहीं दिख रहा था, बल्कि दस्तावेज बताता है कि अमेरिका की तरफ से कुछ आर्थिक दबाव की बातें हवा में थी, चाहे वो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियां हों या फिर टैरिफ बढ़ाने की धमकियां। हाँ, वो सब चल रहा था, जिनसे व्यापारिक समीकरण बिगड़ने का थोड़ा अंदेशा था। ऐसे में भारत को निवेश की जरूरत तो हमेशा रहती है, लेकिन इस माहौल में स्रोत के शब्दों में कहें तो कुछ अरब डॉलर का निवेश भी अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी बूटी जैसा महसूस हो सकता था। सही बात है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक बढ़ावा जिसकी शायद जरूरत महसूस हो रही थी। बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि में ये खबर आती है जो किसी छोटे मोटे निवेश की नहीं बल्कि एक बहुत बड़े पैकेज की है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की हालिया जापान यात्रा के दौरान ये घोषणा हुई। जापान ने भारत के लिए एक व्यापक निवेश और सहयोग पैकेज का ऐलान किया है। जी। अब सवाल उठता है, कितना बड़ा? जैसे कि स्रोत स्पष्ट करता है, ये 5, 10 या 50 अरब डॉलर नहीं, बल्कि पूरे 68 अरब डॉलर का निवेश है। पूरे 68 अरब डॉलर, ये रकम अपने आप में तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन उस संदर्भ में और भी ज्यादा अहम हो जाती है, जहां जैसा आपने कहा कुछ अरब डॉलर को भी संजीवनी कहा जा रहा था। सही कहा। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक बहुत मजबूत संकेत है। 68 अरब डॉलर, ये वाकई एक चौंकाने वाली और बड़ी रकम है, खासकर उस मौजूदा वैश्विक माहौल में। स्रोत इसे कैसे प्रस्तुत करता है? क्या ये सिर्फ एक आर्थिक समझौता है या इसके कुछ और मायने भी हैं? यहाँ स्रोत का नजरिया काफी दिलचस्प है। दस्तावेज जापान को भारत का पुराना दोस्त और भरोसेमंद सहयोगी बताता है, और इस निवेश को कुछ इस तरह पेश करता है मानो जापान ऐसे समय में भारत की मदद के लिए या कहें तो बचाने के लिए आगे आया है जब दूसरी तरफ से दबाव की बातें चल रही थीं। अच्छा। इसके टाइमिंग पर भी शोध काफी जोर देता है। एक तरफ अमेरिका से संभावित आर्थिक तनाव की खबरें, दूसरी तरफ भारत की अपनी अर्थव्यवस्था, जो दस्तावेज के मुताबिक 7.8% की जीडीपी ग्रोथ के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। ऐसे में जापान का ये कदम एक तरह से भारत की विकास गाथा पर भरोसे की मुहर जैसा है, और साथ ही जाहिर है एक रणनीतिक संदेश भी देता है। ये तो हुई पैसे की बात, लेकिन अक्सर बड़े निवेश समझौतों में सिर्फ रकम ही नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है कि इस 68 अरब डॉलर के पैकेज में और क्या शामिल है? हाँ, और देखिए बात यहीं खत्म नहीं होती। यहीं पर यह समझौता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शोध के अनुसार जापान का वादा सिर्फ पूंजी निवेश तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। यानी हाई एंड टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने पर सहमत हुआ है। और ये उन क्षेत्रों की टेक्नोलॉजी है जहां जापान की वैश्विक धाक है, यहाँ तक कि कुछ मामलों में वो अमेरिका और चीन से भी आगे माना जाता है। दस्तावेज में साफ तौर पर लिखा है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचने की बात नहीं है, बल्कि भारतीय उद्योगों के साथ मिलकर काम करने, जॉइंट वेंचर बनाने और अपनी विशेषज्ञता यानी एक्सपर्टीज साझा करने की भी प्रतिबद्धता है। हाई एंड टेक्नोलॉजी, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या स्रोत कुछ उदाहरण देता है कि किन खास क्षेत्रों में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है? हाई एंड थोड़ा अस्पष्ट सा शब्द है। सही कहा आपने। स्रोत इस पर थोड़ी और रोशनी डालता है। उदाहरण के लिए एडवांस्ड मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, कुछ खास तरह के औद्योगिक रोबोटिक्स और ऑटोमेशन। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि आगे विस्तार से बात करेंगे, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष से जुड़े सेंसर्स। ये वो क्षेत्र हैं जहां जापान ने दशकों के शोध और विकास से महारत हासिल की है। अच्छा। दस्तावेज का इशारा है कि ये सहयोग भारत को वैश्विक वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने में मदद कर सकता है, महज असेंबली हब बनने के बजाय वास्तविक तकनीकी क्षमता विकसित करने में। ये महज एक वित्तीय लेन देन नहीं, बल्कि जैसा स्रोत इसे कहता है, एक गहरी दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की नींव है।
ये भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है, जाहिर है। रणनीतिक साझेदारी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये वाकई इस डील को सिर्फ पैसों के लेन देन से कहीं आगे ले जाता है। आपने अंतरिक्ष सहयोग का जिक्र किया जी। स्वक में चंद्रयान 5 पर भी सहयोग की बात कही गई है। ये थोड़ा हैरान करता है क्योंकि भारत ने चंद्रयान 3 में ऐतिहासिक सफलता हासिल की और चंद्रयान 4 पर भी काम चल रहा है, जिससे भारत खुद ही कर रहा है। तो फिर 5वें मिशन के लिए जापान के साथ सहयोग क्यों? स्रोत क्या कहता है इस पर? हाँ, ये एक बहुत वाजिब सवाल है और स्रोत इसका जवाब तालमेल और विशेषज्ञता के संयोजन में ढूंढता है।